नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। फिजिकल डेवलपमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है डेवलपमेंट का, और ये बच्चे के बाकी एस्पेक्ट्स को भी अफेक्ट करता है। ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट अगर आप समझते हैं तो आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे बाकी एस्पेक्ट्स जो होते हैं डेवलपमेंट के वो इससे जुड़े हुए हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की, और एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि हिंदी में इसको हम कह सकते हैं शारीरिक विकास। इसके महत्व को समझना बहुत जरूरी है कि एक बच्चे के शारीरिक विकास का क्या महत्व है उसके डेवलपमेंट में, बाकी एस्पेक्ट्स के डेवलपमेंट में। जो शारीरिक विकास होता है ये कई एस्पेक्ट्स को अफेक्ट करता है बच्चे के डेवलपमेंट के। जैसे कि अगर शारीरिक विकास बच्चे का अच्छा है तो ये बच्चे के मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है। क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे, अगर अगर किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा है तो अक्सर वो बच्चे बाकी चीजों में भी अच्छे होते हैं। उनकी जो बुद्धि होती है, सोचने समझने की शक्ति, इनका काफी संबंध होता है फिजिकल डेवलपमेंट से। आपने देखा भी होगा कि अक्सर हमारे जीवन में फिजिकली हम जितने फिट होते हैं, मेंटली भी हम उतने ही स्ट्रांग होते हैं। तो सिर्फ मेंटली हम स्ट्रांग हो जाए, फिजिकली अगर हम वीक हो जाए तो ऐसे बात नहीं बनती है। हम अगर फिजिकली वीक है तो मेंटली भी हम वीक हो जाते हैं। तो इन दोनों का अपना एक अलग महत्व है, और ये किसी व्यक्ति के जीवन को बिल्कुल बराबर प्रभावित करते हैं। इसलिए फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा है तो मेंटल डेवलपमेंट भी आपका अच्छा होगा। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अक्सर ये स्कूलों में होता है, जैसे मिड डे मील प्रोग्राम आप देखेंगे तो क्यों चलाया गया। मिड डे मील प्रोग्राम चलाने का सबसे बड़ा कारण यही था कि बच्चे अक्सर स्कूल में भूखे आते थे, और इस वजह से उनका जो पढ़ने का जो लर्निंग जो बच्चे की होती थी वो अफेक्ट होती थी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भूखा है, शारीरिक रूप से कमजोर है, उसको कमजोरी महसूस होती है भूख लगने पर, तो वो पढ़ाई में अपना ध्यान लगा ही नहीं सकता, ठीक है, और उसका दिमाग भी उस हिसाब से फिर तेज नहीं चलता। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो मेंटल डेवलपमेंट को अफेक्ट जरूर करता है। और अगर फिजिकली आप लंबे समय तक वीक हैं तो मेंटली भी आप लंबे समय तक बहुत ऐसी आपकी कैपेबिलिटीज होती हैं जो कि वीक हो जाती हैं। जैसे कि थिंकिंग कैपेसिटी आपकी वीक हो सकती है अगर आप फिजिकली वीक हैं तो। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो शारीरिक विकास जो होता है वो एक बच्चे के सामाजिक विकास को भी प्रभावित करता है। एक अच्छा शारीरिक विकास यानी कि ऐसा बच्चा जिसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा है, शारीरिक रूप से वो अच्छा है, दिखने में भी मतलब अच्छी कदकाठी है उसकी, तो ऐसे बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट जब अच्छा होता है तो सामाजिक विकास भी अच्छा होता है। ऐसे बच्चे बाकी लोगों के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी लोगों को कई बार ये लीड भी करते हैं कई चीजों में। खासकर खेल कूद की जब बात होती है तब ये बाकी लोगों के को लीड करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे बच्चे बाकी लोगों के साथ आराम से अपना संबंध स्थापित कर पाते हैं, बाकी लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वहीं ऐसे बच्चे जिनका फिजिकल डेवलपमेंट वीक होता है, ऐसे बच्चों में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है बाकी बच्चों को देख करके। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो सामाजिक रूप से खुद को दूर करने की कोशिश करते हैं, बाकी बच्चों से मिलने जुलने से दूर होने की कोशिश करते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को चिढ़ाते भी है। मान लीजिए किसी की हाइट कम है, कोई थोड़ा सा दिखने में पतला है, तो बाकी बच्चे उसको चिढ़ाते हैं। तो इससे क्या होता है, उस बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होता है। फिर ऐसे बच्चे बाकी बच्चों के साथ धीरे धीरे मिलना जुलना बंद करते हैं, क्योंकि उनको ये डर होता है कि अगर वो बाकी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा। तो फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो बिल्कुल सोशल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। इसी प्रकार से बाकी एस्पेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि इमोशनल डेवलपमेंट, सामूहिक विकास जो होता है वो भी एक बच्चे का अफेक्ट होता है। सामूहिक विकास कैसे? फिजिकली जब आप अच्छे होते हैं, आप अगर देखिए आप किसी दिन आप एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए या जिम चले जाइए, आप देखिए आपके अंदर अच्छे थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। आपका जो आपके अंदर जो इमोशंस हैं वो अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। आप दूसरों के साथ खुश रहना, बातचीत करना ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसे बच्चे, व्यक्ति, ऐसे बच्चे जो अक्सर खेलकूद से दूर रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते,
या जिम वगैरह नहीं जाते, वॉक पे नहीं जाते, आप देखेंगे कि ऐसे लोग थोड़े से आलसी होते हैं और इनका जो सोचने का जो तरीका होता है वो भी अलग होता है और थोड़े से चिड़चिड़ा स्वभाव हमें इनका देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें क्या होता है, ये शारीरिक विकास जो होता है ये सारे एस्पेक्ट्स को अफेक्ट करता है और ये बिल्कुल सही बात है। इसीलिए एक बच्चे का शारीरिक विकास काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एक एक करके अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि शारीरिक विकास किस प्रकार से एक बच्चे के अलग अलग जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं उनमें किस प्रकार से होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमें ये समझना है कि शारीरिक विकास किस प्रकार से हमें होते हुए नजर आता है एक बच्चे में, तो उसको हम दो हिस्सों में बांट के समझ सकते हैं। दो हिस्सों में बांट के हम समझ सकते हैं। पहला तो हम कह सकते हैं कि जन्म से पहले कौन कौन से फिजिकल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलते हैं, जन्म से पहले। और दूसरा होता है जन्म के बाद। ध्यान रखिएगा, जन्म से पहले का जो समय होता है उसको प्री नेटल स्टेज भी कहते हैं और ये तो आफ्टर बर्थ होता था। ठीक है, आफ्टर बर्थ। जनरली जन्म से पहले का समय जो होता है वो 9 मंथ्स का होता है। ठीक है, तो 9 मंथ्स तक एक बच्चा जन्म से पहले अपनी माँ के गर्भ में होता है और वहां पे भी हमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स बच्चे में देखने को मिलते हैं, जिसको कि अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत कुछ चीजें होती है समझने की, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि खुद को सिर्फ हम उतना ही समझने की कोशिश करें कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट हो, और हम ऐसा ना हो कि पढ़ते पढ़ते बायोलॉजी में चले जाएं। कई बार इस बात का भी खतरा यहाँ पे बना रहता है। तो हम इस चीज को समझते हुए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण चीजें उन्हीं को हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्री नेटल स्टेज के बारे में कि प्री नेटल स्टेज, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इस प्री नेटल स्टेज में हमें किस प्रकार से कौन कौन से डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो प्री नेटल स्टेज की अगर मैं बात करूं तो ये भी फर्दर 3 महत्वपूर्ण डेवलपमेंट स्टेजेस में बढ़ जाता है। पहला हो जाता है, दूसरा, तीसरा। तो जो सबसे पहला है वो कहलाता है जर्मिनल स्टेज, जो कि 0 से 2 वीक्स के लिए होती है। हिंदी में इसको कहते हैं डिंबावस्था। ठीक है, इस प्रकार अगला जो होता है वो होता है एम्ब्रॉयनिक स्टेज। ये जो होती है ये 3 to 9 वीक्स के अप्रोक्सीमेट होती है। 9 या 8 वीक्स होती है, आई थिंक 8 वीक्स होती है, 9 to 8 वीक्स होती है। इसको हम कहते हैं पिंडावस्था। एंड लास्ट इज जो हम कहते हैं वो होता है फेटल, जो कि 9 वीक्स टू बर्थ ये होता है। ठीक है, हिंदी में इसको हम कह देते हैं भ्रूणावस्था। ये तीनों ही महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक एक करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे जो है हमारी डेवलपमेंट्स को या बच्चे के डेवलपमेंट्स को अफेक्ट करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं ताकि हम एक एक करके चीजें समझ पाए। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है जर्मिनल स्टेज। जैसा कि मैंने आपको बताया ये 0 से 2 वीक्स का जो पीरियड होता है वो होता है। ठीक है, अब जर्मिनल स्टेज में बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो होता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, अब जाइगोट क्या होता है? जाइगोट होता है, जैसे कि आप सभी को पता भी होगा, जो
अगर आपने रिप्रोडक्टरी सिस्टम पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन सिस्टम जो ह्यूमंस का होता है, उसमें से मेल फीमेल जो होते हैं उनमें फीमेल्स में एग्स और जो मेल होते हैं उनमें स्पर्म्स होते हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब जब स्पर्म्स और एग्स आपस में मिलते हैं तो उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है, यानी कि जब एग और जो स्पर्म होता है जब ये आपस में मिल जाते हैं तो इस प्रकार से जो बनता है वो कहलाता है जाइगोट। तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट हमें देखने को मिलता है। अब जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है तो उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है वो होती है सेल डिवीजन की। ठीक है, तो सेल डिवीजन हमें देखने को मिलता है बहुत ही तेजी से, रैपिड सेल डिवीजन। जैसे ही जाइगोट बनेगा ये क्या करेंगे, ये फटाफट से डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे, सेल्स डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही सेल डिवीजन होगा उसके बाद जो सेल डिवीजन के बाद जो बनता है, जैसे कि मान लीजिए जाइगोट है, फिर वो सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होते जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से जो ये बनता है इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोकाइस्ट। फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोकाइस्ट, इसको हम कहते हैं ब्लास्टोकाइस्ट। ब्लास्टोकाइस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अभी हम देखेंगे भी, जब हम नेक्स्ट स्टेज पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा जो ब्लास्टोकाइस्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये ब्लास्टोकाइस्ट कहलाता है जब बहुत सारे रैपिड सेल डिवीजन होते हैं उसके बाद ये ब्लास्टोकाइस्ट बनता है। और इस स्टेज में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो कहलाता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि जब ये ब्लास्टोकाइस्ट खुद को मां के गर्भ में कहीं पर स्थापित कर लेता है। ठीक है, वरना क्या खतरा होता है कि ये बाहर भी निकल सकता है। तो ऐसे में जो भ्रूण होता है, ये जो ब्लास्टोकाइस्ट है जो कि आगे चल के एक शिशु का निर्माण करेगा, वो उसकी उम्मीद खत्म हो जाती है। तो ब्लास्टोकाइस्ट जब बनता है तो इम्प्लांटेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस प्रक्रिया में ये ब्लास्टोकाइस्ट खुद को कहीं पर अपने मां के गर्भ में स्थापित करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स जो होते हैं वो हमें जर्मिनल में देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं और वो है एम्ब्रॉयनिक स्टेज। नेक्स्ट इज एम्ब्रॉयनिक स्टेज, जो कि मैंने बताया 3 to 8 वीक्स का जो पीरियड होता है ये एम्ब्रॉयनिक स्टेज होता है। इस स्टेज में हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होते हैं, जैसे कि जो ब्लास्टोकास्ट होता है उसकी वजह से प्लेसेंटा, एम्बिलिकल कॉर्ड, सैक, ये कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो बच्चे के बाकी ऑर्गन्स होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ बेसिक ऑर्गन्स, वो हमें देखने को मिलते हैं। बेसिक ऑर्गन्स कौन कौन से, जो कि बच्चे के हार्ट्स हो जाते हैं, बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाता है, लिवर, किडनी, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब जो ब्लास्टोकाइस्ट होता है इसमें जो सबसे आउटर लेयर होती है वहां पर हमें प्लेसेंटा, एम्बिलिकल कॉर्ड और सैक डेवलप होता हुआ नजर आता है। एक एक करके समझा देता हूं। प्लेसेंटा होता है जो कि माँ के द्वारा जो बच्चे को पोषण दिया जाएगा, जो न्यूट्रिएंट्स दिए जाएंगे वो प्लेसेंटा के थ्रू आएगा। एम्बिलिकल कॉर्ड एक तरीके का कॉर्ड होता है लंबा सा, जो कि बच्चे के पेट बच्चे का जो पेट होता है वो, और जो माँ का गर्भ होता है उसमें जो ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, उनके थ्रू प्लेसेंटा से ही जुड़ा होता है। ठीक है, तो एम्बिलिकल कॉर्ड हो गया। इसके अलावा सेक, सेक जो होता है, जो हमने अभी देखा, जो भ्रूण होता है वो चारों तरफ से एक झिल्ली, जिसको कि इंग्लिश में मैं सेक कह रहा हूं, उससे घिरा होता है। ये क्या करता है, ये बच्चे के टेम्परेचर को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बच्चे के लिए अच्छा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट डेवलप करता है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा जो डेवलपमेंट ऑफ बेसिक ऑर्गन्स हो रहे हैं जिसकी जो मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एक्टोडर्म,
एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक है, ये तीन महत्वपूर्ण लेयर्स होती हैं इस ब्लास्टोकाइस्ट में। ये तीनों जो लेयर्स होती हैं ये कुछ खास महत्वपूर्ण अंगों का निर्माण करती हैं, जैसे कि जो एक्टोडर्म होता है, ये जो नर्व सिस्टम होता है, नर्व सिस्टम उसको डेवलप करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसके अलावा बाकी जैसे कि स्किन के डेवलपमेंट में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। ये जो होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो डेवलप करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसी प्रकार से जो मेसोडर्म होता है वो मसल्स और स्केलेटल जो होता है वो डेवलप करने में रोल प्ले करता है। मसल्स, बच्चे का मसल्स हो गया, स्केलेटल हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं ये अलग अलग जो लेयर्स होते हैं ब्लास्टोकाइस्ट के वो डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। बच्चे के जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं उनमें ये दोनों स्टेज, जो इससे पहले वाला हमने पढ़ा था जर्मिनल, और जो एम्ब्रॉयनिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों ही स्टेजेस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में, क्योंकि बच्चे का जीवन आगे जो सक्सेसफुली वो एक बच्चे का निर्माण होगा या नहीं होगा, ये इन दो स्टेजेस में तय होता है। इन दोनों ही स्टेजेस में बच्चे को के साथ किसी भी तरह का कोई दुर्घटना हो कह लीजिए, या माँ के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से या किसी और कारण की वजह से बच्चे के भ्रूण पर अगर किसी तरह का कोई नेगेटिव इफेक्ट होता है तो वहां पे थोड़ा सा खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेजेस होते हैं। नेक्स्ट जो हम इसमें पढ़ेंगे दैट इज द फेटल स्टेज। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे वो है फेटल स्टेज। फेटल स्टेज जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, 9 वीक्स टू लेकर के बर्थ तक का जो समय होता है वो कहलाता है फेटल स्टेज। अब इसमें हमें कुछ डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो ऑर्गन्स, जैसा कि हमने देखा कि एम्ब्रॉयनिक स्टेज में ही डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसके अलावा जो फेटल स्टेज होती है इसमें जो नर्व सिस्टम होता है वो और अच्छे से तेजी से डेवलप होता है, नर्व सिस्टम। इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्सिव जो बच्चे में होते हैं वो भी डेवलप होते हुए नजर आते हैं। ठीक है, कि रिफ्लेक्सिव्स भी बच्चे में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। रिफ्लेक्सिव्स आपको आई होप पता होगा, ऐसे एक्शंस जो कि बच्चा ऑटोमेटिक करता है। ठीक है, जैसे कि अपने आप ही आप देखेंगे बच्चा पलके झपकना, अपने आप ही वो पैरों को मारता है, हाथ मारता, तो ये सारे रिफ्लेक्सिव्स होते हैं। तो कुछ रिफ्लेक्सिव्स हमें इस स्टेजेस में होते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा बच्चे का जो साइज इंक्रीज होता है, बच्चा जो होता है वो अलग अलग स्टेजेस में जो जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके शरीर के जो अलग अलग हिस्से होते हैं वो अलग अलग अनुपात में बढ़ते हैं। जैसे कि इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक एक करके। महत्वपूर्ण जो है वो है बच्चे का, जैसे सिर की मैं बात करूं, सिर हो गया। इसके अलावा बच्चे का जो ये बाकी हिस्सा धड़ हो गया वो, और बाकी पैर। तो ये अलग अलग वीक्स में हमें अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे 8 वीक्स की अगर मैं बात करूं, 20 वीक्स एंड 40 वीक्स, यहां पे हमें अलग अलग रेशियो में चीजें होते हुए नजर आएंगी। जैसे कि सिर जो होता है वो 8 वीक्स में 45% जो है वो डेवलप हो चुका होता है। मतलब पूरे डेवलपमेंट का जो बच्चे का जो पूरा शरीर होता है उसका 45% जो होता है वो सिर होता है। इसके अलावा जो धड़ होता है वो 35% होता है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 35 और 45 कितने हो जाएंगे, 80, और बाकी 20, 100। तो इस प्रकार से ये 100% हमें देखने को मिलता है। वहीं जब 20 वीक्स की बात आती है तो जो सिर होता है वो सिर्फ 35% रहता है। ठीक है, और जो धड़ होता है ये 40% हो जाता है पूरी बॉडी का, और जो पैर होते हैं ये 25% हो जाते हैं। इस प्रकार से हमें 20 वीक्स में ये चेंजेस बच्चे के जो डेवलपमेंट्स होते हैं उसमें देखने को मिलते हैं। पूरे शरीर का 35% सिर्फ सिर होता है, ये 40%, ये 25%, जो कि 40 वीक्स में जाकर के और चेंज हो जाता है। आप देखेंगे कि 40 वीक्स में क्या होता है, जो सिर होता है वो 25% हो जाता है। इसी प्रकार से जो ये धड़ है ये 40% ही रहता है, और जो बच्चे का पैर है ये क्या होता है, ये 35% हो जाता है।
ठीक है। तो 40 वीक्स का मतलब मान के चलिए जो शिशु जन्म लेता है तो लगभग ये हमें रेशियोज देखने को मिलता है बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे फेटल स्टेज में कौन से महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसको अगर हो सके तो आप याद कर लीजिए या समझ लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है स्टार्टिंग में जो बच्चे का सिर होता है बाकी अंगों के मुकाबले ज्यादा बड़ा होता है, धीरे धीरे उसका जो अनुपात है वो घटता जाता है। पैर क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे छोटा होता है अनुपात में, और उसका अनुपात धीरे धीरे बढ़ता जाता है। धड़ में ज्यादा परिवर्तन नहीं आता, शुरुआत में बढ़ता है, उसके बाद वो एक समान ही रहता है। ठीक है, आई होप आप ये सारी चीजें समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि जन्म से पहले यानी कि प्री नेटल स्टेज में कौन कौन से महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे आफ्टर बर्थ कौन कौन से महत्वपूर्ण विकास हमें देखने को मिलते हैं। आफ्टर बर्थ देखिए, आफ्टर बर्थ अगर मैं बात करूं ना, आफ्टर बर्थ अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि बच्चे का जो महत्वपूर्ण अंग होता है शरीर का वो पहले ही विकसित हो जाता है, जो कि बच्चे के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमें बेसिकली क्या डेवलपमेंट्स देखने को मिलता है कि बच्चे के हाइट में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो चेंज इन हाइट, बच्चे की हाइट बढ़ती है, बच्चे का वेट बढ़ता है, साइज बच्चे का बढ़ता है, बच्चा आकार में भी बड़ा होता हुआ धीरे धीरे नजर आता है। तो ये चेंजेस हमें आफ्टर बर्थ हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गन्स भी हमें देखने को मिलते हैं जो कि आफ्टर बर्थ डेवलप होते हैं, जैसे कि बच्चे का वोकल ऑर्गन्स जो कि बच्चे की को बोलने में मदद करता है, ये आफ्टर बर्थ और डेवलप होते हैं धीरे धीरे। इसके अलावा आप देखेंगे बच्चे का जो स्केलेटन होता है, बोन्स होते हैं, इनमें भी चेंजेस हमें आफ्टर बर्थ देखने को मिलते हैं। इसमें भी जैसे कि स्टार्टिंग में हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है, आगे जाके वो घटने लग जाती है। तो बच्चे का जो बोन्स या स्केलेटन कह लीजिए, वहां पे हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिलता है। बच्चे के दांत आफ्टर बर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डेवलपमेंट्स हैं जो कि हमें आफ्टर बर्थ होते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में तो सिर्फ सेक्सुअल ऑर्गन्स बच्चे के यूरिन्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन एक तरीके से बच्चे को वयस्क बनाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब बच्चा एक तरीके से एडोलेसेंस एज में आता है तो सेक्सुअल ऑर्गन्स हमें तब होते हुए विकसित होते हुए नजर आते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट्स हैं ये आफ्टर बर्थ हमें देखने को मिलते हैं, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो मैं आपको समझा देता हूं, जैसे कि अगर बच्चे का हमें शारीरिक विकास समझना है तो उसको हम दो तीन तरीके से समझते हैं। शारीरिक विकास को समझना है तो कुछ इस प्रकार से समझते हैं। देखिए, एक तो इनफेंसी स्टेज में क्या बच्चे में हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं, दूसरा चाइल्डहुड स्टेज में क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, और तीसरा जो एडोलेसेंस एज होती है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। एक एक करके हम बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं बच्चे का वेट, बच्चे का जो वेट होता है और वेट कितना होता है कितना नहीं होता इस पे ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। हमें बस ये देखना है कि बच्चे का वेट इन्फेंसी स्टेज में किस प्रकार से बढ़ता है और फिर चाइल्डहुड में कैसे बढ़ता है, एडोलेसेंस में कैसे बढ़ता है, ये हमें बस ध्यान रखना है। तो वेट का हमेशा ध्यान रखिएगा। एक कंपेरेटिव मैं चीज आपको बता रहा हूँ कि बच्चे का जो वेट होता है, यानी कि इसमें मैं आपको जेंडर के बेसिस पे चीजें समझा रहा हूँ कि जनरली जो लड़के होते हैं, लड़के और जो लड़कियां होती हैं वो, ठीक है, एक कंपेरेटिव एनालिसिस है। तो लड़के का जो वेट होता है इनफेंसी स्टेज में वो ज्यादा होता है लड़कियों के मुकाबले, यानी कि लड़कियों का वेट कम होता है, लड़कों का वेट स्टार्टिंग में इनफेंसी स्टेज में ज्यादा होता है। अब यही जो डेवलपमेंट्स हैं, अगर मैं यहां पे भी बात करूं बॉयज एंड गर्ल्स के रूप में, तो आप देखेंगे कि बॉयज और गर्ल्स का जो वेट है ऑलमोस्ट हमें बराबर होता हुआ नजर आता है, यानी कि बढ़ता तो है लेकिन एक कंपैरिजन करें बॉयज एंड गर्ल्स का तो लगभग लगभग बराबर वेट हमें इन चाइल्डहुड में देखने को मिलता है। हाँ,
ये जरूर हो सकता है कभी कभी कि गर्ल्स का वेट बॉयज के वेट के से ज्यादा हो सकता है, ठीक है, लेकिन बॉयज होते हैं गर्ल्स को बीट यहाँ पर नहीं कर पाते, या तो बराबर में रहते हैं या कभी कभी हमें थोड़ा सा देखने को मिलता है कि पिछड़ जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि इन्फेंसी स्टेज में लड़के लड़कियों के मुकाबले आगे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे चाइल्डहुड में जाते हैं लड़कियां तेजी से विकसित मतलब उनका वेट बढ़ता है बजाय लड़कों के, लेकिन लड़कियां अक्सर लड़कों के बराबर आ पाती हैं, आगे उनसे नहीं बढ़ पाती, ठीक है। वहीं एडोलेसेंस में बात करें तो वापस से अगर देखें आप बॉयज एंड गर्ल्स, तो ध्यान रखिएगा कि वापस से जो बॉयज होते हैं वापस से यहाँ पे बाजी मारते हैं, बॉयज का एडोलेसेंस में वेट तेजी से बढ़ता है, लड़कियों का बढ़ता है, लेकिन बॉयज से कंपैरिजन में इतना तेजी से नहीं बढ़ता है। यही सेम चीज वेट और हाइट को लेकर भी है। अगर मैं हाइट की बात करूं तो यहाँ पे भी लड़कों की हाइट लड़कियों के मुकाबले ज्यादा होती है इन्फेंसी स्टेज में, और चाइल्डहुड में लगभग लगभग बराबर देखने को मिलता है। एडोलेसेंस में भी बॉयज जो होते हैं वो गर्ल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि एडोलेसेंस एज में आपको स्टार्टिंग में गर्ल्स जो होती हैं बॉयज के कंपैरिजन में तेजी से बढ़ती हुई नजर आती है, उनकी जो हाइट होती है, लेकिन गर्ल्स की हाइट जो होती है वो बढ़ना पहले ही रुक जाती है, ठीक है। वहीं बॉयज जो होते हैं वो गर्ल्स के मुकाबले ज्यादा एज तक उनकी हाइट बढ़ती रहती है, जैसे कि जनरली गर्ल्स की एज शायद जितना मुझे पता है 16 साल तक बढ़ती है, उसकी 16 इस तरह, उसके बाद बॉयज की जो हाइट होती है उसके बाद भी 18 तक कई बार 19 तक हमें बढ़ती हुई नजर आती है। तो अक्सर बॉयज जो होते हैं वो गर्ल्स के कंपेरिजन में यहाँ पे तेजी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आप ये चीज समझ पा रहे होंगे। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो कंपैरिजन आपको बस ध्यान में रखना है, एक्चुअल नंबर कितना होता है ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है। एक चीज मैं आपको मोटा मोटी समझा देता हूं, उसको आप समझ लीजिए, ये क्या होगा आपको चीजें और अच्छे से समझने में मदद करेगा। वो क्या है, वो ये है कि इन्फेंसी स्टेज में जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो ध्यान रखिएगा वो तेज होता है, ठीक है। इन्फेंसी स्टेज में तीव्र विकास हमें देखने को मिलता है, तेजी से बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे मैं जनरल चीजें बता रहा हूँ, बॉयज एंड गर्ल्स का कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। जो चाइल्ड होता है इन्फेंसी स्टेज में फिजिकल डेवलपमेंट हमें तेजी से होता हुआ नजर आता है। चाइल्डहुड में बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो मंदा हो जाता है, स्लो हो जाता है, ठीक है। जो डेवलपमेंट की जो स्पीड होती है फिजिकल डेवलपमेंट की वो धीमी हो जाती है। लेकिन वापस से जैसे ही एडोलेसेंस एज आता है, क्योंकि ये प्यूबर्टी का पीरियड होता है, प्यूबर्टी यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, तो उसका असर हमें बच्चे के ऊपर देखने को मिलता है और फिजिकल डेवलपमेंट फिर से यहाँ पे हमें तेजी से होता हुआ नजर आता है। तो अगर आप ये सिंपल सा कंपैरिजन या डिफरेंस भी याद रखेंगे ना तो आपको चीजें बहुत मदद करेंगी समझने में। फिजिकल डेवलपमेंट इन्फेंसी स्टेज में तेजी से विकसित होगा, चाइल्डहुड में स्लो हो जाता है और एडोलेसेंस में फिर से हमें तेजी से ये डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप आपको चीजें यहां तक समझ आ रही होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। और ये हमारा लास्ट पॉइंट रह गया है इस टॉपिक का, फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि फिजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, तो एक बार हम देख लेते हैं प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उस पर हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कारक फैक्टर्स होते हैं जो फिजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण है वो है हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता या वंशानुगत कुछ कह लीजिए इस प्रकार से, क्योंकि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है उस वक्त बच्चे में जो गुण जीन्स के माध्यम से डीएनए का रूप लेकर के बच्चे के अंदर आते हैं वो हेरिडिटी होती है, और वो दिखाती है साफ साफ कि माता पिता के गुण बच्चे में किस प्रकार से आए, तो बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। जनरली ऐसा पाया जाता है कि ऐसे माता पिता जिनकी हाइट अच्छी खासी होती है, शारीरिक रूप से वो थोड़े अच्छे होते हैं, ऐसे बच्चे भी हमें थोड़े से शारीरिक रूप से लंबे हट्टे कट्टे देखने को मिलते हैं। वहीं ऐसे बच्चे जिनके ऐसे माता पिता जिनके आकार रंग रूप कद काठी में अंतर होता है, वैसा ही असर हमें बच्चे के ऊपर देखने को मिलता है। तो सबसे पहला कारण हो गया हेरिडिटी, कि बच्चे को हेरिडिटी कैसी मिल रही है माता पिता से, ये बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इन्वायरमेंट,
कि बच्चे को किस प्रकार का एनवायरनमेंट मिल रहा है। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चा जहाँ पे रह रहा है वहां पे किस प्रकार की हवा है, हवा, पानी, वायु, ये सब किस प्रकार की है, ये बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फूड, कि किस प्रकार का फूड न्यूट्रिशन बच्चा ले रहा है। अक्सर हेल्दी डाइट प्रेफर की जाती है कि हेल्दी डाइट जो होते हैं वो स्टार्टिंग में बच्चे को जरूर देना चाहिए। जंक फूड से जितना हो सके बच्चे बचें। तो हेल्दी डाइट जो होती है बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। ऐसा फूड जो कि खासकर प्रोटीन रिच होता है, क्योंकि प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। तो प्रोटीन रिच जो फूड होते हैं अक्सर जो बच्चे के मसल्स ग्रोथ होते हैं उसको अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा विटामिन वगैरह जो होते हैं बच्चे की बीमारियों को बचाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो फूड हम बच्चे को दे रहे हैं वो किस प्रकार का है। जंक फूड में हमें इन सारी न्यूट्रिएंट्स की कमी देखने को मिलती है, इस वजह से जंक फूड जो होते हैं वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं जो हेल्दी फूड्स होते हैं लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो अनाज होते हैं, दाल वगैरह, ये सारी चीजें हेल्दी फूड्स में आ जाती हैं। तो इस प्रकार से ये बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट को हमें देखती हैं, अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट इज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रूटीन, कि एक बच्चे का रूटीन कैसा है। सुबह जल्दी उठना, ठीक है, उसके बाद स्कूल जाना, स्कूल से आने के बाद फिर हो सकता है ट्यूशन वगैरह जाना हो, या उसके बाद खेल। खेल सबसे महत्वपूर्ण है कि एक बच्चे के रूटीन में खेल है या नहीं, और खेल में भी आउटडोर गेम्स इंपॉर्टेंट है, इंडोर नहीं। आजकल जब से सोशल मीडिया का जमाना आया है ऑनलाइन गेमिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बच्चे तो क्या बड़े लोग भी उसके शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर कई घंटे तक फोन में लगे रहते हैं। चलिए ठीक है, बड़े तो समझदार होते हैं, उनमें थोड़ा सा विवेक होता है कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं इसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन बच्चों में समझ नहीं होती। बच्चों को अगर आपने शुरू से मोबाइल दे दिया तब तो फिर वो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, और फिर उनमें वो एक आदत के रूप में विकसित हो जाती है। तो हो सके तो बच्चे को शुरुआत में अपने मतलब मोबाइल से दूर रखिए। बच्चे को मोबाइल सिर्फ उतना ही दीजिए कि बच्चा उससे इंफॉर्मेशन ले सके, ये नहीं कि उसका हैबिचुअल हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो बच्चे का रूटीन है वो महत्वपूर्ण है कि बच्चा आउटडोर बाहर जाके कम से कम पार्क में दोस्तों के साथ खेले कूदे, मस्ती करे, जिससे क्या होता है बच्चे का एक अच्छा फिजिकल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग जो कि अक्सर जिनका दिनचर्या ऐसी है कि बाहर जाना कम होता है, तो वो अक्सर मोटे हो जाते हैं, मोटापा वगैरह इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज ये भी अफेक्ट करते हैं एक व्यक्ति के, एक बच्चे के लाइफस्टाइल में। ये उसका पार्ट होना चाहिए, किसी ना किसी गेम्स को वो खेलता हो, नहीं भी खेलता हो तो एक्सरसाइज वगैरह वो जरूर करता हो। एक्सरसाइज हमारी बॉडी को फिट रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा 2-3 चीजें और हैं जो बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकती हैं। किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो जाना बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है, शुरुआत में हो जाए तो और ज्यादा। इसके अलावा डिजीज भी जो होती है बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। ठीक है, आई होप आप ये सारी चीजें समझ पा रहे होंगे। डिजीज तो आप समझ गए होंगे, किस तरह की बीमारी किसी बच्चे को हो जाती है तो बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होता है। और एक्सीडेंट की वजह से भी मान के चलिए किसी तरह की कोई फिजिकल चोट बच्चे को लग जाती है, कुछ नुकसान हो जाता है फिजिकली, तो भी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। उम्मीद है लेक्चर भी पसंद आया होगा। ये वीडियो इतनी ही रहेगी क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स पे हमने बात कर ली। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोटर डेवलपमेंट की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट है, जो कि काफी हद तक फिजिकल डेवलपमेंट से भी जुड़ा हुआ है लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।